Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well, and I'm Mania Khan here. I am with a new topic of class 9 biology's chapter number 2. So our topic is theory, law, and principle. So first we discuss about theory. Scientists use the word theory in a very different way than non-scientists. अब साइंटिस्ट जो वर्ड यूज़ करते हैं एक थ्योरी, वो एक अलग तरीके के लिए इस्तेमाल होता है, और जो नॉन साइंटिस्ट है, मतलब जैसे हम लोग जो साइंटिस्ट नहीं हैं, when many people say I have a theory, they really mean I have a guess. अगर आम लोग, एक नॉर्मली लोग जो हैं, वो कहें कि मेरे पास एक थ्योरी है, सो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक प्रिडिक्शन है, एक गैस है। लेकिन अगर एक बात की जाए साइंटिफिक थ्योरी की, तो साइंटिफिक थ्योरी एक वेल टेस्टेड थ्योरी होती है, हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। मतलब उसमें एक प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन की गई होती है, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन की होती है, हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर, उसका डेटा कलेक्ट होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है। तो साइंटिफिक थ्योरी की बात ही अलग होती है। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अब वो एक चीज़ अगर एक थ्योरी है ना, तो उसे यूनिफाई करने के लिए बहुत मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन के बारे में क्या था और किसने क्या किया था। डार्विन्स था उसमें, नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, लॉ एंड प्रिंसिपल। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अच्छा जी, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक जब हम स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चे एक ही जैसा जो है वो ड्रेस पहने हुए होते हैं, वो यूनिफॉर्म कह रहे होते हैं हम उसे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो साइंटिफिक लॉ एक क्या है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का। इट इज़ वर्चुअली एंड इनफेरेटिबल थ्योरी। ये एक इनफेरेटिबल थ्योरी है। बायोलॉजी इज शॉर्ट एंड लॉस ड्यू टू पजलिंग ऑफ नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के अंदर बहुत कम लॉस इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, तो वहाँ पर ज़्यादातर लॉस का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है भाई? फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। अब जब हमारे पास अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए, तो उसके अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल्स में हम डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम डेटा के अंदर क्या-क्या लिखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें मौजूद, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कौन से फॉर्मूलाज़ हम लगा सकते हैं। ऐसी ही बिल्कुल बात है ना? तो बिल्कुल इसी तरह जब हम डेटा ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें, एक ग्राफ बनाया जाता है या तो एक टेबल बनाया जाता है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें, वो चीज़ें जो उसके अंदर हैं, वो चीज़ फाइंड आउट की जाती है, जो चीज़ उसके लिए प्रेज़ेंट हो, जो चीज़ उसके लिए इफ़ेक्टिबल हो। ठीक है? वो बात नहीं की जा रही होती कि बिल्कुल ही उसकी बकवास बात हो रही हो कि उसमें है ही नहीं कोई चीज़ और हम लिखे चले जा रहे हो। सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज। अब बहुत सी साइंस की ऐसी डिस्कवरीज थी जिनके अंदर डेटा जो था वो गलत था, जिसकी वजह से वो डिस्कवरीज जो हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई। ठीक है, वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा, अगर एक मतलब आपने डेटा रिकॉर्ड कर लिया है, यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट टू रिफ्यूज योर हाइपोथेसिस। अब इसमें भी भाई मैथ्स आ गई है, मैथ्स से जान छुड़ाने वाले बड़ी कोई परेशान हो जाएंगे। इसमें भी मैथ्स की बिल्कुल बात की गई। अब जैसे एक चार्ट बना दिया है, a bar chart showing the trend of malaria causes reported in 2016-2017। इस चार्ट के अंदर बता दिया कि 2016 से लेकर 2017 तक मलेरिया के कितने केसेस रिपोर्ट्स हुए हैं और कौन से मंथ्स में हुए हैं और कितने पेशेंट्स पाए गए। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रॉपर चार्ट बना दिया, इसमें बता दिया, एक तरफ इन्होंने नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट कर दिया, तो इससे इजीली फाइंड आउट हो गया कि अक्टूबर के अंदर जो है वो 6000 पेशेंट्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है। 2006 के अंदर कौन सी इन्फेक्शन डिजीज से और कितने परसेंट थी, तो इससे प्रॉपर्ली बता दिया कि भाई डेसेंट्री में इतने परसेंट थे, डायरिया कितने परसेंट थे, मलेरिया कितने परसेंट थे। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। इन डेटा एनालिसिस द स्टेटिस्टिकल मेथड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब एक स्टेटिस्टिकल मेथड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक प्रॉपर इसमें नाम पे चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो रेशियो क्या चीज़ होती है? इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस द क्वोशंट फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि एक फ्लावर है जिसकी 4 सेपल्स हैं और 12 जो है वो उसके पेटल्स हैं, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा? 4/12। ठीक है, दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 1/3 करके। ठीक है, अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/3 आएगा। अब बात की जाए अगर प्रोपोर्शन की, अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन वो है कि टू रेशोज जो है वो एक साथ लिखने हैं। हमने 4/12 भी लिखना है और एक 1/3 भी लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इमेजिन that you are a biologist studying the insect population. You go into the field and count the population sample in a specific region, then compare yourself with the other region to get population estimated.
At every step of this process, you depend upon mathematics to measure, predict and understand the natural phenomena. बिल्कुल बात सही है। इमेजिन करें कि अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आप स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन की, ठीक है, तो आप एक सेक्शन के अंदर स्पेसिफिक रीजन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन होगी उन सबको काउंट करेंगे, फिर दूसरी वाली को काउंट करेंगे, फिर तीसरी वाली को काउंट करेंगे, फिर इन सबको जो है वो ऐड करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास एक प्रॉपर रेशियो क्या निकल रहा है, आपके पास एक प्रॉपर क्या पॉपुलेशन आ रही है इंसेक्ट की। बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसमें बताया हुआ है कि एट एवरी स्टेप इन दिस प्रोसेस, हर स्टेप पे आपको क्या यूज़ करना होगा, मैथमेटिक्स का लाजमी यूज़ होगा। तो इतनी तो मैथमेटिक्स इंसान को आनी ही चाहिए। मैथमेटिकल बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ research that examine mathematical representation of biological system. One key role of mathematics in biology in the creation of mathematical models. There are equation of formula that can predict or describe natural occurrence. इसमें equation of formulas होते हैं जो कि describe करते हैं natural occurrence को, such as organism behavior pattern, population changes over time, structure of protein, height of living organism, population of endangered species, bacterial growth and so on. बाहर से बातें जो चीज़ें नीचे दी गई हैं इनमें बताया हुआ है कि अगर हमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की पॉपुलेशन मालूम करनी हो, हाइट मालूम करनी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरियल ग्रोथ मालूम करना हो, कुछ भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मालूम करना हो, इन सब तमाम चीज़ों में हम जब ये भी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं तो हम इसमें लाजमी मैथ्स ही यूज़ करते हैं। और तो कहीं से हम लेकर नहीं आ रहे ना। अब ये 1-2 भी जो है वो मैथ्स से ही रिलेटेड करती है। आगे बात करते हैं। फाइनली वी कैन से द मैथमेटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। बिल्कुल आखिरी में ये भी बात उन्होंने कह दी कि मैथमेटिक्स जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है इसमें अंडरस्टैंड करने में क्या नेचुरल वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के अंदर क्या माहौल चल रहा है। अगर पॉपुलेशन में भी हम देखें, हमारे पास जो लोग आते हैं मरदमशुमारी वाले, तो वो भी घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको गिन के जाते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स यूज़ की जाती है। तो मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी है लेकिन आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो वो चीज़ आपको आनी नहीं चाहिए। तो बस आज के लिए सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।